नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे जो भारत के भूगोल में जो भारत के भौतिक प्रदेश होने के बारे में। तो जैसे पिछली क्लास में हमने जो भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े थे, उनमें हमने बात की थी जो हिमालय है उससे संबंधित। तो हिमालय का जो टॉपिक था हमारा वो वहाँ पे कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद में जो भौतिक प्रदेशों में हमने देखा था कि हिमालय में फर्स्ट जो बांटा गया था हिमालय पर्वत श्रेणी में, उसके बाद उत्तरी मैदान, फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह, इनमें बांटा गया था। तो अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज भारत के भौतिक प्रदेशों में पढ़ेंगे जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान। अब सबसे बड़ी पहली बात तो हम करते हैं उत्तरी मैदान की स्थिति कहाँ पे। जैसे कि हमने बात की थी, एक बार मैं आपको थोड़ा भारत का जैसे मैप है तो तो यहाँ पे जैसे थोड़ा हिमालय से ऊपर की तरफ हिमालय से आते हैं, जो हिमालय के जो शिवालिक तक हमने पढ़ लिया था, शिवालिक तक। तो शिवालिक तक पढ़ लिया था। उसके बाद में जो कुछ मैदान बचा है, उसके बाद में जैसे कि ये जो उत्तर प्रदेश, जो बिहार वाला क्षेत्र आता है, कुछ झारखंड वगैरह का कुछ उसमें हिस्सा आ जाता है। और तो उस क्षेत्र में जो जो मैदान है, वहाँ पे जो नदियों द्वारा बनाया गया मैदान है, उसी को हम उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। एक बार हम मैप में थोड़ी इसकी ऊपर हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में फिर यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनको घाटों के नाम से जानते हैं। जैसे इधर वाला तो हो गया पश्चिमी घाट और इधर वाला हो गया पूर्वी घाट। और लेकिन ये कुछ जगह समुद्र के पास में बच जाती है, ये कुछ जगह, इसको हम बोलते हैं तटीय मैदान। इस तटीय मैदान, तो ये पश्चिम वाला तटीय मैदान और ये इधर वाला पूर्व वाला तटीय मैदान। और जो ये बीच वाला पठारी हिस्सा हो गया त्रिभुजाकार, ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि इसमें पठार वाले भाग ज्यादा है। तो ये बीच वाला हिस्सा हो गया जो प्रायद्वीपीय पठार हो गया। और जो ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा आ गया वो उत्तरी में, मतलब उत्तरी मैदानी है, क्योंकि उत्तर की तरफ है तो उत्तरी मैदानी भाग बोल सकते हैं। और जो यहाँ पे ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ कट, मतलब ये एक तरह निरंतर श्रृंखला में नहीं है, कहीं कहीं पे कट कट के, तो इसको हम घाट के नाम से, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जिसे सह्याद्री भी बोलते हैं, तो उसको हम पश्चिमी सह्याद्री भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर कुछ और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार ये बटा हुआ है जो, लेकिन ये समुद्रों के पास में जो तटीय मैदान, ये तटीय मैदान है कुछ, तो इसको हम तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। जैसे पश्चिम का तटीय मैदान और पूर्व का तटीय मैदान। तो इस प्रकार ये नदियों के द्वारा बनाया हुआ कुछ मैदान है। तो ये अब आज हम जो बात करने वाले हैं उत्तरी मैदान के बारे में, और ये बीच वाला प्रायद्वीपीय पट्टा, ठीक है। और जो यहाँ पे कुछ द्वीप पाए जाते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप है, इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर पाए जाते हैं उनको लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। जैसे मैं बात करूं उत्तरी मैदान की मैं बात करूं तो इसकी लगभग लंबाई की मैं बात करूं तो लगभग 3200 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और इसकी मैं चौड़ाई की बात करूं तो लगभग 150 से 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। 150 से कहीं 300 किलोमीटर की। और इसकी मैं ऊंचाई की बात करूं तो लगभग ये ऊंचाई इसकी ज़्यादा नहीं है, लगभग 210 की, कहीं पे भी 210 मीटर से ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं मिलेगी। तो ये लगभग समतलीय है, तो उसकी ऊंचाई, ठीक है। इसके मेन तो ये, उसकी लोकेशन की बात करूँ तो जो ऐसे कह सकते हैं, जो सिंधु नदी, गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों नदियों और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदानी प्रदेश है, उसी को हम उत्तरी मैदान कहते हैं। और उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ था, जो 33 भूषण नीति हुई थी, जो भूषण नीति के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी, तो जो 33 भूषण नीति हुई थी, उस भूषण नीति के और अधिक होने और उसके निरंतर होने से, भूषण नीति के निरंतर होने से एक तरह से संकीर्ण हो गई। तो संकीर्ण होने के कारण ही क्या हुआ कि उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ। और इसके जो ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के जमाव और अवक्षेपण जो जमाव हुआ, उससे जो जलोढ़ अवसाद जमा हुए, उन्हीं के कारण इसका वो यहाँ पे जमे हुए हैं, तो इसके कह सकते हैं। तो ये कृषि योग्य मतलब मैदान भी है। तो हम कह सकते हैं इसको 4 भागों में बांटा गया उत्तरी मैदान। पहला बांटा गया था भाबर,
भाबर। अब मैं भाबर की बात करूँ तो भाबर में क्या है कि यहाँ पे जो भाबर है, तो ये पहली बात तो ये जो शिवालिक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी में हमने पढ़ी थी, शिवालिक पर्वत श्रेणी, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है इसकी तलहटी में, तलहटी से मतलब जो इसका निचला हिस्सा है वहां पे सिंधु नदी से जो तीस्ता नदी है, सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक का जो 8 से 16 किलोमीटर तक का एरिया है, उस एरिया में भाबर का मैदान पाया जाता है। मतलब एक तरह से भाबर का मैदान है। तो भाबर के मैदान में क्या है कि यहाँ पे कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर वाला है थोड़ा, जैसे नदियाँ बह के आती है तो वहाँ पे कंकड़ पत्थर वाला हिस्सा है, जिसे इसे बजरी के नाम से जानते हैं, बजरी भी कह सकते हैं, कंकड़ पत्थर वाला। तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि नदियाँ, जो नदियाँ आती है ना, वो नदियाँ कंकड़ पत्थरों के कारण क्या होती है कि विलीन हो जाती है। मतलब यहाँ पे नदियाँ, मतलब यहाँ पे नदियों का बहाव जो धीमी पड़ जाती है, नदियों का बहाव तेज नहीं रहता, इस कारण यहाँ पे कोई खेती, मतलब कंकड़ पत्थर है तो खेती नहीं हो पाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये खेती योग्य नहीं है, ये मैदान खेती योग्य नहीं है। तो हमने बात की कि उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान को हमने जैसे कि इसकी लंबाई चौड़ाई तो बेसिक बात है। यहाँ पे इसकी निर्माण की बात करें तो भूषण नदी के निरंतर संकीर्ण होने के कारण इसका निर्माण, और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां हैं, इनकी सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण माना जा रहा है। और साथ ही हम कहें तो जो जलोढ़ अवसाद है यहाँ पे जमा है, और इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भाबर की बात करें तो भाबर जो है, जो शिवालिक पर्वत है उसके तलहटी के में सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर के एरिया में स्थित है। और यहाँ पे बात करें तो इसमें कंकड़ पत्थर है, यहाँ पे ज़्यादातर कंकड़ पत्थर, इस कारण नदियाँ भी यहाँ पे विलीन हो जाती है और खेती योग्य, ये अगर कंकड़ पत्थर है तो खेती कहाँ से होगी, तो इस प्रकार खेती योग्य नहीं है। दूसरी में बात करूँ तो दूसरा इसको भाग में बांटा गया है तराई। अब ये तराई वाला हिस्सा है, इसके थोड़ा नीचे का, जैसे नदियां बह के आती है उसके अगले वाला हिस्सा तराई कहलाता है। अब ये क्या है कि ये थोड़ा हिस्सा है आर्द्र है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, आर्द्र हिस्सा है। मतलब आर्द्र क्या है, वर्षा ज्यादा होती है, आर्द्र और वर्षा ज्यादा होती है, तो इस कारण ये क्या है कि कृषि योग्य हिस्सा है। मतलब यहाँ पे कृषि भी होती है, घने वन भी पाए जाते हैं, और जो क्या बोलते हैं, मतलब जो जैव विविधता वाला क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जीव भी पाए जाएंगे, कृषि होगी, घने वन पाए जाते हैं, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर ज्यादा आर्द्रता वाला है तो यहाँ पे जैव विविधता भी ज्यादा होगी। तो इस प्रकार ये तराई वाला जो मैदान है ये एक जैव विविधता, और कह सकते हैं कि दलदली, क्योंकि अगर आर्द्र है तो यहाँ पे दलदली तो रहेगा, तो इस प्रकार ये दलदली मैदान है। तो तराई वाला क्षेत्र है दलदली। अब इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग इसको बांटा गया है बांगर, जो नदियों द्वारा जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। एक बात और थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर ये तराई वाले सिस्टम क्या है कि यहाँ पे मच्छर ज्यादा है, इसलिए इसे मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसको तराई वाले को मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र कहाँ पे, अगर उत्तरी मैदानी में कौन से पार्ट में पाया जाता है, कौन से पार्ट में मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र, तो ये तराई वाले में। कई बार ऑप्शन में चारों ऑप्शन है, भाबर, तराई और बांगर, खादर चारों रख के पूछ लिया जाता है, तो तराई वाले हिस्से में मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र। अब हम बात करते हैं बांगर, तो बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उसको बांगर कहते हैं। और जो एक खादर यहाँ पे क्या होता है, नदियों द्वारा जो नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया जाता है, तो उस क्षेत्र को खादर कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो उत्तरी मैदान है ये 4 भागों में बटा हुआ है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। इनके बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया डिटेल से कि भाबर में क्या रहेगा, कंकड़ पत्थर। भाबर, अगर मैं अभी थोड़ी सी आपको मारवाड़ी भाषा में बताऊं तो अगर इसको याद करना हो कि भाबर वाला हिस्सा कौन सा रहेगा, जैसे हम पत्थर को क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं भाटा, तो उसी हिसाब से भा से, और यहाँ पे कंकड़ पत्थर ही तो होते हैं, तो कंकड़ पत्थर को हम कह सकते हैं भाबर। इस प्रकार इसको याद रखें। तराई जहाँ पे हम ज्यादा तराई हो जाए, जैसे मान लो पानी ज्यादा हो गया तो वहां पे क्या होगी, दलदल होगी, तो दलदली क्षेत्र कह सकते हैं। और आर्द्र वर्षा तो ज्यादा होगी, और वो कृषि योग्य भी होगी, वर्षा होगी तो कृषि कर सकते हैं वहां पे। और जैव विविधता भी ज्यादा पाएगी, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, घने बन रहेंगे, तो इस प्रकार कह सकते हैं। लेकिन कंकड़ पत्थर वाले में तो कोई खेती नहीं होगी, इस प्रकार वहां पे ना खेती हो सकती है, और कंकड़ पत्थर वाले में नदियां भी नहीं बह सकती, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो खेती योग्य भी नहीं है। इस प्रकार बांगर से मतलब
पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है बांगर में, और खादर में नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण। खादर से मतलब जो खरीद के लाया वो नई, तो ऐसे ध्यान रखो, खरीद के लाया नई चीज़ खरीद के लाया तो नई जलोढ़ मिट्टी। अगर कई बार खादर बांगर में कन्फ्यूज होता है बंदा, तो उसको ऐसे थोड़ा ध्यान रख सकता है कि खादर मतलब नई, खरीद के लाया, कैसे खरीदना और खा से खादर। तो इस प्रकार इसको हम 4 भागों में बांटा गया, उत्तरी मैदान को हमने पढ़ लिया। अब हम जानते हैं कि जो कुछ मैदानी हमने जैसा जाना था कि जो समुद्र के तटीय मैदान क्षेत्र है उनके बारे में हमने देखा था, तो उन कुछ जो मैदानी क्षेत्र है वो तटीय मैदान क्षेत्र उनके बारे में थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। अब जो समुद्र के तटीय मैदान क्षेत्र, तो जैसे कि हमने बात की जो समुद्र के सारे जो बिल्कुल पास पास में जो मैदानी क्षेत्र है उन्हें तटीय मैदानी क्षेत्र कहते हैं। एक तो है पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र, पश्चिम तटीय मैदानी क्षेत्र। जो समुद्र का तटीय मैदानी क्षेत्र है ये जो समुद्र के पास में पश्चिमी और पूर्वी, एक तो है पूर्वी और एक है पश्चिमी, एक है पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र। तो पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र का जो सागरीय तरंगे, जो सागर के द्वारा जो समुद्र है उनके द्वारा जो तरंगे उनके निक्षेपक और अवसादों के निर्माण से हुआ है, मतलब अवसादों के जो जमाव हुआ है उसके कारण इसका निक्षेपण और अवसाद जो होते हैं, तो उन्हीं के जमाव से इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है जो तट पे पाए जाते हैं। तो हम जैसे कह सकते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है मोटे रूप से। जैसे पहला है कोंकण तट। कोंकण तट की स्थिति की बात करूं तो ये गुजरात से गोवा तक का जो हिस्सा है उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। दूसरे हिस्से की मैं बात करूं तो कन्नड़ तट। इसकी बात करूं तो ये जो गोवा से जो कर्नाटक का मंगलोर क्षेत्र है, मंगलोर या मंगलुरु कर्नाटक का, वहां तक का जो मैदानी क्षेत्र जो तटीय मैदानी क्षेत्र उसका कन्नड़ तट। और तीसरा मैं बात करूं तो इसको मालाबार तट। अब मालाबार तट की मैं बात करूं तो मालाबार तट जो मंगलोर या मंगलोर कर्नाटक तट से जो कन्याकुमारी जो तक का हिस्सा है उसे मालाबार तट। इस प्रकार हम देखते हैं जो पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र उसको 3 भागों मुख्य रूप से बांटा गया है। कोंकण तट जो गुजरात से गोवा तक का हिस्सा है, कन्नड़ तट जो गोवा से मंगलोर कर्नाटक का हिस्सा है, और मालाबार तट जो मंगलोर से कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का हिस्सा है। इस प्रकार इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब हम दूसरी बात करते हैं जो पूर्वी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान की मैं बात करूं तो इसको पूर्वी तटीय मैदान की जो इसको 2 भागों में बांटा गया, एक तो उत्तरी सरकार भी कह सकते हैं, या फिर इसे कलिंग तटीय मैदान, या फिर इसे उत्कल का मैदान या उत्कल का मैदान। इन 3-4 नाम है, इसके थोड़ा ध्यान रखना। उत्तरी सरकार, कलिंग तटीय या उत्कल का मैदान। और ये लगभग उड़ीसा का जो पूर्वी हिस्सा है, मतलब पूर्वी तटीय हिस्सा है उसका उत्तरी हिस्सा है, जैसे उड़ीसा आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा तक का ये मैदान क्षेत्र वहाँ पे पाया जाता है। लगभग इस उड़ीसा का हिस्सा ज़्यादा आता है। उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट इसमें बांटा गया पूर्वी तट को, तो वो बांटा गया कोरोमंडल तट। और ये कोरोमंडल तट का जो हिस्सा है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का हिस्सा कुछ आता है, जिसमें कृष्णा गोदावरी नदियों का भी मतलब थोड़ा सी क्षेत्र आ जाता है इसमें। तो यह लगभग वो ये कन्याकुमारी तक ही फैला होता है। तो इस प्रकार जो पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय के बारे में हमने बात करी, इनको पश्चिमी तटीय को 3 भागों में, कहीं पे आपको 4 भागों में मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। चौथा भाग थोड़ा आपको, क्योंकि वो कई बार वो काकरा पार थोड़ा जो गुजरात वाला क्षेत्र उसको 2 भागों में कर देते हैं, काकरावाड़ क्षेत्र के नाम से भी। तो लेकिन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। ऐसे कभी नहीं पूछेगा कितने भागों में बांटा गया, सिर्फ इतना पूछेगा कि कोंकण तट कौन से
मैदान का हिस्सा है, तो उसमें ऑप्शन में मिलेगा अपन को पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है, ना कि घाट का। तो घाट वाला हिस्सा अलग हो जाता है, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान, और पूर्वी तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी सरकार, या इसको उत्तरी सरकार को कलिंग तट भी कहते हैं या उत्कल तट भी कहते हैं, और दूसरा भाग है इसका कोरोमंडल तट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे क्लास में जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसके बारे में। जो भारत के भौतिक प्रदेशों में हम हिमालय पढ़ लिया, उसके बाद में हमने जो मैदानी उत्तरी मैदानी क्षेत्र, उसके बाद में जो पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र, उसके बाद में हम अगला भाग है उसमें पढ़ेंगे जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग की मैं बात करूँ तो ये एक अत्यधिक बहुत ही ज्यादा घर्षित पर्वत श्रेणी है, पर्वतीय पठारी क्षेत्र, बहुत ही प्राचीन भी है। तो इसकी मैं बात करूँ तो इसके जो उत्तर में, उत्तर से बात करते हैं, इसके उत्तर में एक तो अरावली, राजमहल, उत्तर में राजमहल पहाड़ियाँ, अरावली, और एक शिलोंग पट्टा जो मेघालय का शिलोंग पट्टा, ये मुख्य रूप से। अरावली के बाद में भी अरावली, अब हम थोड़ा अरावली के बारे में जान लेते हैं। अरावली एक तो सबसे बड़ी, जैसे राजस्थान के भूगोल में पढ़ते हैं कि अरावली राजस्थान में स्थित है, जो गुजरात से राजस्थान में होते हुए जा रही, दिल्ली के रायसेना पहाड़ी तक जा रही है। इस अरावली की बात करूँ तो ये एक चट्टानों से निर्मित है, पहली बात तो चट्टानों से निर्मित। इसके काल की बात करूँ तो प्री कैम्ब्रियन, एक मतलब एक काल है, जैसे जो प्री कैम्ब्रियन नाम से एक काल था, उसके अंदर इसका निर्माण होता है अरावली का। और इसकी मैं बात करूँ तो एक ये अवशिष्ट मतलब एक तरह से मतलब किसी पर्वत का अवशिष्ट पर्वत, मतलब अवशिष्ट पर्वत है, एक तो अवशिष्ट पर्वत है, और ये मतलब एक वलित पर्वत है, एक पुराना पर्वत है, मतलब पुराना पर्वत है, वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था इसका निर्माण अरावली का। और दूसरी में इसकी बात करूँ, सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी, वह है गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई है 1722, और कहीं कहीं पे 27 भी मिल जाएगा। तो 1722 या 27 अभी तक कभी ऐसे पूछा नहीं गया, लेकिन ये कन्फ्यूजन है, कई बुकों में आपको 1722 और कहीं में 1727 मिलेगा। तो ये 1727-22 या मीटर ऊंची है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, अरावली के बारे में हमने जाना कि जो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में, और एक अवशिष्ट पर्वत कह सकते हैं, या इसको वलित पर्वत भी कह सकते हैं। तो ये इसके चट्टानों से निर्मित है, और इसके सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। हमें यहाँ पे वही फैक्ट के बारे में बात करें जहाँ से क्वेश्चन बनता है, बाकी हमें ज़्यादा कोई मतलब अपन को इस सब्जेक्ट का कोई ज्ञाता नहीं बनना, सिर्फ अपन को जो अपना एग्जाम निकल जाए उसी के पॉइंट से बात करें। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कई पॉइंटों में कि आपने एक पॉइंट टू पॉइंट इनको आप ऐड करा रहे हो, बाकी कुछ और भी तो कई चीज़ें हैं। नहीं, अपन को उनसे इतना हमारे पास में टाइम भी नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है फिजिकल के बाद में जस्ट एग्जाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो इस चक्कर में हमको मतलब यह है कि अपन जो पॉइंट टू पॉइंट है उन्हीं के बारे में बात करें। तो जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा जो क्वेश्चन अब तक बने हैं या फिर बनने वाले हैं, तो लगभग यही आसपास से बनते हैं। जैसे आपको जो सबसे ऊंची चोटी इसकी पूछी गई है, प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण हुआ था, इसके बारे में पूछा जा चुका है। और मैं बात करूँ तो उसको ये एक वलित पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है, इसके बारे में बात की गई है। तो ये उन्हीं से हम रिलेटेड बात करें। अब मैं एक बात करूँ, इसके जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, इसका एक भाग है विंध्याचल की मैं बात करूं, तो एक ये तो मोड़दार, एक तो ये क्या है, मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वत श्रेणी है। क्या है? मोड़दार पर्वत श्रेणी है। और इसकी मैं बात करूं तो ये 3 भागों में बटी हुई है। भारनेर, इसकी छोटी छोटी पहाड़ियां, भारनेर, एक है कैमूर, और एक है पारस नाथ की पहाड़ी। मतलब मैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की मैं बात करूँ तो ये तीन श्रेणियों में बटा हुआ है। एक तो भारनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ी।
तो अब मैं जैसे बात करूं कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जैसे हमने बात की कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो मैं बात करूं तो ये एक तो ये क्या है कि उत्तरी भारत में, मतलब जो उत्तरी भारत है, जो अरावली का क्षेत्र है, जैसे राजस्थान वाला एमपी में, उस साइड में ये स्थित है। और जो दूसरी मैं इसकी बात करूं तो जो मतलब विंध्याचल पर्वत श्रेणी एक मोड़दार पर्वत श्रेणी है, और ये भी एक अवशिष्ट पर्वत का ही कह सकते हैं। और इसी के समानांतर एक दूसरा पर्वत श्रेणी है, वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। लेकिन ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और ये इसी के समानांतर है। जैसा ऐसा है कि जो एमपी वाला क्षेत्र है जिसमें जैसे ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जा रही है, उसी के पास में ऐसे ही करते हुए ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जा रही है, और इसके यहाँ से नर्मदा नदी बहती है और यहाँ से तापी नदी। तो मतलब जो जैसे अभी आप समझ सकते हो कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और ये बीच वाला हिस्सा आ गया, यहाँ से ये नर्मदा नदी, और उसके बाद में ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और यहाँ से तापी नदी। तो थोड़ा आपको ये जो इसके दक्षिण में स्थित है सतपुड़ा पर्वत विंध्याचल के, तो इस प्रकार आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। और सतपुड़ा पर्वत भी 3 पहाड़ियों के रूप में बटा हुआ है। सतपुड़ा पर्वत की बात करूं तो राजपीपला की पहाड़ी, एक महादेव की पहाड़ी, और एक मैकाल पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। जो महादेव की पहाड़ी है, इसमें एक स्थान है पंचमढ़ी हिल स्टेशन का भी नाम सुना होगा आपने, पंचमढ़ी। उस पंचमढ़ी स्टेशन में ही एक पर्वत श्रेणी स्थित है। जो महादेव या सतपुड़ा पर्वत है, तो इस मतलब जो महादेव पर्वत श्रेणी है, ये मतलब एक पहाड़ी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की, है ना। तो महादेव पर्वत श्रेणी है, इससे की पहाड़ी है, और इसकी एक सबसे ऊंची चोटी जो सतपुड़ा पर्वत की है वह है धूपगढ़, और ये 1350 मीटर ऊंचाई है इसकी। और इसी मैकाल पर्वत में एक पर्वत श्रेणी है अमरकंटक। इस मैकाल पर्वत पहाड़ी है, इसकी भी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। और ये अमरकंटक से ही तीन नदियां निकली थी, सोन नर्मदा और दामोदर। ये 3 नदियां जो इसी के मतलब यहीं से निकलती है। तो इन जो नदियां है, ये नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो जो सतपुड़ा पर्वत है एक बलौत पर्वत श्रेणी है, उसकी राजपीपला, महादेव, मैकाल 3 पहाड़ियां, और महादेव पहाड़ी में ही धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जो मैकाल पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी में बात करूं तो अमरकंटक है, और अमरकंटक से एक सोन और नर्मदा नदियां निकलती है। ठीक है, तो इनके जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग में बात करें तो 3 पर्वत श्रेणियां मुख्य रूप से अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल। तो इसके बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं कि जो इस कुछ पठारी क्षेत्र स्थित है, तो उन पठारी क्षेत्रों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ पठार भी स्थित है। अब प्रायद्वीपीय भारत भाग में कुछ पठार है, तो सबसे एक तो है मालवा का पठार, और एक है बैतूल का पठार, एक है बघेलखंड का पठार, एक है बुंदेलखंड का पठार, एक है दंडकारण्य पठार, एक है रायसीमला पठार। ये कुछ पठार है, ये इनकी स्थिति पूछी जाती है ज़्यादातर कि कौन से स्टेट में स्थित है। और अब ये मालवा का पठार, रायसीमला का पठार, दंडकारण्य पठार, हजारीबाग एंड छोटा नागपुर का पठार, एक है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना
पठार, ठीक है। एक है शिलोंग पठार, शिलोंग पठार। अब इनकी जो ज्यादातर क्वेश्चन इनकी स्थिति को लेकर बनते हैं। ये कुछ पठार है जो प्रायद्वीपीय भारत में है। तो इनकी बात करें तो मालवा का पठार, मालवा, बैतूल और बघेलखंड, ये तीनों पठार है मध्य प्रदेश में। मालवा, बैतूल और बघेलखंड, ये जो मालवा, बैतूल, जो बघेलखंड है, इन तीनों पठार ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो इनकी हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इनकी स्थिति पूछी जाएगी, कहाँ पे स्थित है। ज्यादातर इनके क्वेश्चन यही बनता है, और इनकी स्थिति के बारे में पूछा, या फिर राज्य देकर कोई किस राज्य में निम्न में से कौन सा पठार स्थित है या नहीं है। तो ऐसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या इसका ऐसा पूछा जा सकता है कि 3 ये दे दे और मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, चौथा कोई भी रायसीमला कोई भी पठार दे दे। इसके बाद में बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार की मैं बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, इन दोनों में ही ये फैला हुआ है। उसके बाद में मैं बात करूं दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार की मैं बात करूं तो ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कुछ हिस्सा इसका अपने यहाँ पे झारखंड तक भी स्थित है। उसके बाद में बात करूं रायसीमला का पठार, रायसीमला के पठार की मैं बात करूं तो ये इसका कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में और कुछ हिस्सा इसका कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद में बात करूं हजारीबाग और छोटा नागपुर का पठार, यह है झारखंड, झारखंड में। झारखंड। उसके बाद तेलंगाना के पठार की मैं बात करूं तो यह आंध्र प्रदेश में और शिलोंग का पठार मेघालय में। तो ये कुछ पठार है जो कहाँ पे स्थित है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश, बैतूल और मालवा और बघेलखंड, ये तीनों ही पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। और हम बात करें बुंदेलखंड का पठार जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है। और ये है दंडकारण्य पठार, यह है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और एमपी। सो यहाँ पे आया एमपी, मध्य प्रदेश। उसके बाद रायसीमला पठार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, हजारीबाग का या हजारीबाग और छोटा नागपुर का पठार यह है झारखंड में। छोटा नागपुर का जो पठार है इसका एक अग्रभाग है जो शिलोंग पठार है, ये उसी का अग्रभाग है। और जो इसमें एक रांची का पठार भी स्थित है, इसी का भाग है रांची का पठार। और ये जो रांची का पठार है एक मैदान का उदाहरण है, ये रांची का जो पठार है एक मैदान का उदाहरण है। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान है। और छोटा नागपुर के पठार की मैं बात करूं तो इसको भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया और खासतौर पर राजस्थान पुलिस में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं बात करूं जो भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पे उस पठार को उस स्थान को रूर कहा जाता है जहाँ पे खनिज है बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो छोटा नागपुर पठार में कोयला और खासतौर पर कोयला और लोहा और इस्पात और मैंगनीज, ये कुछ खनिज है जो खासतौर पर बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं, इसी कारण इसको भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद में कुछ पठारी भागों के बारे में हमने बात कर ली थी यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं जो कुछ घाट है, हमने बात की तटीय मैदान है, जो पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों की। लेकिन उसके जब हमने बात की थी जो कुछ पहाड़ियाँ छूट गई थी, तो उसी के पहाड़ियों में हमने कुछ घाटों की बात की थी, उन्हीं घाट के बारे में हम बात करते हैं। एक तो पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी में घाट की बात करूं तो पश्चिमी घाट है जो हमारा यहाँ पे गुजरात से फिर जोड़ा महाराष्ट्र की तरफ है। जहाँ तक हम बात करें केरल की तरफ, जहाँ तक कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है तटों के पास में, जैसे जो तटीय भाग उनके पास में, उन्हीं को घाटों के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं घाटों में जो पश्चिमी घाट है उसकी मैं सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूँ। सबसे बड़ी तो कलसुबाई इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कुछ घाट भी स्थित है, पश्चिमी घाट के अंदर कुछ घाट स्थित है या दर्रे, जिसको एक तो थाल घाट, ये मुख्य रूप से जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है हम वहीं से बात करें, थाल घाट। और एक है पाल घाट, उसके बाद में बात करूं तो एक है भोर घाट, ठीक है।
थालघाट की मैं बात करूँ तो यहाँ से ये थालघाट क्या है कि मुंबई, नागपुर और कोलकाता के सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों मार्ग प्रदान करता है ये थालघाट, कोलकाता। उसके बाद में बात करूं पालघाट मुंबई और चेन्नई, सॉरी भोरघाट का ध्यान रखना, भोरघाट मुंबई, पुणे और चेन्नई, उनको मार्ग प्रदान करता है। और पालघाट की मैं बात करूं तो कोयम्बटूर, चेन्नई और इरोड इनको मार्ग प्रदान करता है। तो इस प्रकार इसमें 3 घाट पाए जाते हैं और एक सेनकट्टा है, सेनकट्टा लिखा आएगा। तो इसकी मैं बात करूं तो इसी में मतलब पालघाट पश्चिमी घाट के जो दक्षिणी भाग है वहां पे कार्डेमम की पहाड़ियां स्थित है, उसी में सेनकोटा पाया जाता है। उस कार्डेमम की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं, इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं सेनकोटा के पास में कार्डेमम जो इलायची की पहाड़ी, उन्हीं के पास में स्थित है पालनी की पहाड़ियाँ। और जो पालनी की पहाड़ियाँ है इसमें कोडिया कनाल जो एक पर्यटक स्थल है, हिल स्टेशन है, कोडिया कनाल, ये भी यहीं पे स्थित है। ठीक है। और हम बात करें पश्चिमी घाट में, एक है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इन नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ तो दोदा बेटा नाम से इनकी सबसे ऊंची चोटी है। और मैं बात करूँ इसकी जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, इस दोदा बेटा उसी नीलगिरी में एक ऊटी है, ऊटक मंडलम या ऊटी जो हिल स्टेशन है वो भी यहीं पे स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियों में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट की बात करें तो सिर्फ पूर्वी घाट के बारे में इतना एक ध्यान रखना है कि इसकी जो चौड़ाई है ना, जो पश्चिमी घाट है ना उससे तो ज्यादा है इसकी चौड़ाई, पश्चिमी घाट से ज्यादा है इसकी चौड़ाई। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट है उससे ज्यादा जो पूर्वी घाट है उसकी चौड़ाई है। और साथ में मैं बात करूं तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह अरमाकोंडा या फिर ये विशाखापट्टनम उड़ीसा में स्थित है, इसको तो विशाखापट्टनम में ध्यान रख सकते हो। अरमाकोंडा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने जो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग का हिस्सा था वो यहाँ पे हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं जो द्वीप समूह है, जो भौतिक प्रदेश है भारत के, उसमें हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है द्वीप समूह का। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे भारत में दो, एक तो अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में, तो 2 जगह द्वीप पाए जाते हैं। हम उन्हीं के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जैसे भारत की मैं स्थिति की बात करूँ तो भारत में जो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में। तो हम उन्हीं के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान की मैं बात करूं जो पहले हम निकोबार के पहले अंडमान की बात कर लेते हैं। तो अंडमान ये एक तो मैं सबसे पहले बात करूं तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, जो अराकान योमा पर्वत श्रेणी हमने पढ़ी थी हिमालय में, तो जो म्यांमार में उसी का एक अवशेष है जो समुद्र में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तरी अंडमान और एक मध्य अंडमान, एक दक्षिण अंडमान और एक लघु अंडमान। ठीक है। उत्तरी अंडमान, जो उत्तरी अंडमान है इसका एक द्वीप समूह है सबसे बड़ा लैंडफॉल द्वीप समूह है। और ये लैंडफॉल द्वीप समूह क्या है कि जो म्यांमार है, जो म्यांमार देश है उसका जो कोको द्वीप है म्यांमार देश में, म्यांमार या बर्मा देश है म्यांमार,
उस म्यांमार बर्मा द्वीप में जो लैंडफॉल द्वीप है और कोको द्वीप है, इन दोनों को अलग करने का काम करता है कोको चैनल या कोको जलमार्ग। कोको चैनल या कोको जलमार्ग, ठीक है, ठीक है। तो इसको अलग करने का काम कौन सा करता है? लैंडफॉल द्वीप। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, सैंडल पीक, जो अंडमान द्वीप समूह है उसकी सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। ये भी उत्तरी अंडमान में स्थित है। जो सबसे ऊंची चोटी है जो भी यहाँ पे सैंडल पीक, वो भी यहीं पे स्थित है। मध्य अंडमान में एक तो नारकोंडम ज्वालामुखी और एक है बैरन द्वीप ज्वालामुखी। ये दो ज्वालामुखी है। इसकी बात करूं तो ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय और सुषुप्त से मतलब ऐसा है कि जो नारकोंडम ज्वालामुखी एक तरह से मतलब बंद हो चुका, मतलब यहाँ से कोई भी किसी प्रकार का कोई मतलब पृथ्वी, यहाँ से जो आप ज्वालामुखी से मतलब है कि जो पृथ्वी अपनी गर्मी, जो पृथ्वी में जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं वो गर्मी के रूप में जो निकलते हैं, मतलब जो आग के रूप में जो कई प्रकार के पदार्थ निकलते हैं उनको हम जैसे ज्वालामुखी के नाम जानते हैं। तो जो ये सुषुप्त है यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता, बल्कि बैरन द्वीप समूह में अभी भी विस्फोट होता रहता है। तो इस प्रकार ये सक्रिय है। दक्षिणी, अब उसके बाद हम बात करें दक्षिणी अंडमान निकोबार। तो दक्षिणी की मैं बात करूँ तो दक्षिण में क्या है कि जो पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर। तो जो राजधानी है तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और मैं साथ में बात करूँ तो जो सेलुअर जेल, जो काला पानी की सज़ा दी जाती थी, जैसे हमने जो अंग्रेजों के टाइम में जो काला पानी की सज़ा दी जाती थी वो सेलुअर जेल में ही दी जाती थी, वो भी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अब बात करते हैं लघु अंडमान। तो लघु अंडमान की मैं बात करूँ तो लघु अंडमान में जो 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल क्या है कि लघु अंडमान को क्या करता है, जो कार निकोबार है, कार निकोबार इससे अलग करने का काम क्या करता है, इससे अलग करने का काम क्या करता है, 10 डिग्री जो चैनल है कार निकोबार से लघु अंडमान को अलग करता है। उसके बाद में बात करूं जो अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह, उनका सबसे दक्षिणतम बिंदु की मैं बात करूं तो वो है ग्रेट निकोबार। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अब हम एक अगला जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप की मैं बात करूं तो ये सबसे पहले तो ये अरब सागर में स्थित है, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। और अरब सागर में भी ये एक मूंगा चट्टानों से निर्मित है, या हम कह सकते हैं परवाल वित्ती से निर्मित है। परवाल वित्तीय मूंगा चट्टानों से मतलब कि जो कुछ जीव है परवाल वित्ती के नाम से, उन्हीं के मतलब बार बार समुद्र में पैदा होकर मर जाने से, एक जमा हो जाने के कारण इस लक्षद्वीप समूह का मतलब एक तरह से वहाँ पे उत्थान हुआ था। उसके बाद में बात करूँ लक्षद्वीप समूह में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है एंद्रोथ द्वीप, ये यहीं से क्वेश्चन आता है। दूसरे में बात करूं तो इस द्वीप समूह का एक तो है सबसे बड़ा द्वीप और एक है सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो वो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है। मैं बात करूं सबसे बड़ा द्वीप समूह की तो वो है अमीन दीवी द्वीप समूह है। अब तीसरी बात करते हैं, इसकी राजधानी है कवरती इसकी राजधानी है। अब मैं कवरती राजधानी है इसकी, तो मैं इसकी कवरती राजधानी है इसकी मैं बात करूं तो ये कवरती राजधानी है, इसको 9 डिग्री चैनल क्या करता है, एक मिनिकोय द्वीप समूह है, उससे इसको अलग करने का काम क्या करता है, मिनिकोय द्वीप है उससे अलग करने का काम क्या करता है, कवरती जो लक्षद्वीप है उसको मिनिकोय, जो मालदीव है, जो मालदीव देश है एक, उसका जो मिनिकोय जगह है उसको 9 डिग्री चैनल अलग करने का करता है। वहीं मैं बात करूं तो मिनिकोय को भी मालदीव से अलग करने का जो काम करता है वो है 8 डिग्री चैनल।
तो जो लक्षद्वीप से संबंधित है वो मेन फैक्ट ये है कि परमाल व्यक्ति से निर्मित कौन सा द्वीप है, तो वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो एंद्रोथ द्वीप, और सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो अमीन द्वीप, और इसकी राजधानी कवरत्ती और 9 डिग्री चैनल इसके मिनी को इसको इसका अलग करने का काम करता है। तो इस प्रकार धारणा कि हमने जो भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने यहाँ पे हिमालय का चर्चा की, हिमालय के बाद उत्तरी मैदानों की चर्चा की, उत्तरी मैदानों के बाद हमने जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की चर्चा की, और जो पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान थे उनकी भी यहाँ पे चर्चा की। साथ में हमने बात की तो जो लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह उनके बारे में बात की, और जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार भाग है और उनमें जो स्थित दर्रे और पठारों के बारे में हमने इस क्लास में बात की। तो इतना जो हमारे जो भौतिक प्रदेश है जो भारत के, मैंने आपको बताया था कि 6 से 7 या 8 क्वेश्चन तक राजस्थान पुलिस में वो जो भारत का भूगोल उससे पूछे जाते हैं, जिनमें 4 से लगभग ज़्यादा मिनिमम 4 क्वेश्चन तो मिनिमम, और मिनिमम 4 से 5 या 3 इतने क्वेश्चन तो यहाँ से जो भारत का भूगोल है तो भौतिक प्रदेश है वहीं से आ जाने की रहता है, बाकी एक क्वेश्चन और कहीं से। तो आप देख सकते हो कि आपके जो 4 से 5 क्वेश्चन है सिर्फ भौतिक प्रदेश इन दो ही क्लासों से कंप्लीट हो, और हमने यहाँ पे बात भी की है जो पॉइंट टू पॉइंट बात की है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल पाए। धन्यवाद।